Hi everyone, welcome back to the class guys. तो गाइस गाइस आज अपन चालू करते हैं अपना आगे की कहानी बेसिक्स के चैप्टर की। ठीक है, तो अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा। टैक्स क्या होता है? टैक्स इज नथिंग बट कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द सोसाइटी। ठीक है, यहाँ पे रहना है तो पैसे भरने पड़ेंगे। टैक्स क्यों लेवी किया जाता है? अपने को जो भी सुख सुविधाएं देनी है उसके लिए फंडिंग करने के लिए टैक्स लगाया जाता है। किसके पास है पावर टैक्स लगाने का? पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के पास है क्या? नहीं सर, सिर्फ पार्लियामेंट के पास है इनकम टैक्स लगाने का। एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाने का पावर स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ये कहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं? आर्टिकल 7 ऑफ द सॉरी 7th आर्टिकल ऑफ द आर्टिकल नंबर 246। ठीक है, फिर अपन ने सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्स लॉ इन इंडिया पढ़ा। सबसे पहले तो उसका खुद का जो एक्ट है 1961 का वो होता है। फिर इनकम टैक्स के रूल्स होते हैं, फॉलोड बाय आपका हर साल जो फाइनेंस एक्ट आता है। जैसे अगर अपन बात करें अपने प्रीवियस ईयर के लिए, जो आपके लिए रेलिवेंट होगा, दैट इज प्रीवियस ईयर 25-26। तो हर साल मैंने बताया था फाइनेंस एक्ट आता है, यानी कि बजट पास होता है बराबर। वो बजट का जो बिल पास होता है उसके बाद वो उस फाइनेंशियल ईयर का फाइनेंस एक्ट के नाम से बनता है। जैसे फाइनेंस एक्ट अभी जो आएगा दैट विल बी फाइनेंस एक्ट ऑफ द ईयर 2026, जो February 1 2026 को है। ये आपके अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल है बराबर है। अगर इसमें जो भी फाइनेंशियल ईयर फाइनेंस एक्ट आता है जैसे फॉर द ईयर 2025, तो इट इज एप्लीकेबल फॉर द प्रीवियस ईयर 25-26। जाहिर सी बात है कि बजट का मतलब जो फाइनेंस एक्ट है वो अगर 2025-26 के पहले पास हो चुका है, एक्ट बन चुका है, तो वो उसी साल पे अप्लाई होगा। 24-25 में तो अप्लाई होगा नहीं, राइट। उसके बाद सर अपन ने पढ़ा था नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर्स। सर्कुलर्स जो होते हैं सर वो किसके लिए होते हैं? सर्कुलर्स होते हैं आपके डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के लिए, उस पर भी बाइंडिंग होते हैं, अपने लिए बाइंडिंग नहीं होती। अपने लिए नोटिफिकेशन आते हैं जो कि डिपार्टमेंट के लिए भी होते हैं। फिर अपन ने केस लॉस पढ़े थे। केस लॉ में अपन ने क्या बोला था कि भाई जो पुराना केस चला था उसका अपन जजमेंट यूज करके भी लॉ का पार्ट बना सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस में अपन ने सबसे पहले समझा था अबाउट द प्रीवियस ईयर। ठीक है, कि जो भी पैसा मैं प्रीवियस ईयर में कमाऊंगा उसकी टैक्सेबिलिटी अगले साल में होगी। जरूरी है क्या कि प्रीवियस ईयर 12 महीने का हो? नहीं सर, जरूरी नहीं है, वो कम पीरियड का भी हो सकता है। तो अगर कम पीरियड का है, मैंने ड्यूरिंग देयर अगर धंधा चालू किया है फर्स्ट टाइम, तो जिस दिन मैं धंधा चालू कर रहा हूँ या मेरा सोर्स ऑफ इनकम चालू हो रहा है उस दिन से अपकमिंग 31 मार्च तक का मेरा प्रीवियस ईयर रहेगा। एंड वो 31 मार्च खत्म होने के बाद अगले जो 12 महीने वो मेरे असेसमेंट ईयर। फिर अपन ने पर्सन के डेफिनेशन में बोला था कि सब लोग आ जाते हैं, इंडिविजुअल्स, HUF। ठीक है, इंडिविजुअल में मेल फीमेल साउंड अनसाउंड मेजर माइनर सब आता है, HUF आता है। उसके बाद अपन ने कंपनी देखी थी, डोमेस्टिक फॉरेन कंपनीज आ जाती है। फिर अपन ने फर्म्स देखा जिसमें पार्टनरशिप फर्म LLPs भी आ जाते हैं। उसके बाद एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। ठीक है, फिर अपन ने एसएससी की बात करी कि वो पर्सन जिसको इनकम टैक्स एक्ट में कुछ भी पैसा देने की लाइबिलिटी है, ही इज कॉल्ड अ असेसी। कभी कभी इनकम टैक्स के कुछ प्रोविजंस में ऐसा भी बोला जाता है कि अ पर्टिकुलर पर्सन इज डीम्ड टू बी असेसी। ठीक है, तो वो डीम्ड असेसी माना जाएगा। अगर एक असेसी है एंड उसने कुछ पेमेंट देने में डिफॉल्ट किया है, देन इन दैट केस ही विल बी असेसी इन डिफॉल्ट। असेसमेंट का प्रोसीजर क्या होता है सर? असेसमेंट के प्रोसीजर का मतलब होता है कि भैया आपकी प्रीवियस ईयर की इनकम के ऊपर कितनी टैक्सेबिलिटी आएगी उसका डिटर्मिनेशन करना इज द प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट। ठीक है सर, एक असेसी की इनकम डिटरमाइन करना इज द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट। ठीक है, ये नॉर्मल भी होता है और आपका रीअसेसमेंट भी हो सकता है। फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, आपने रिटर्न भर दिया, गवर्नमेंट को बाद में कभी जरूरत लगी कि भाई हमको इनका केस वापस से रीओपन करना है, तो वो ऐसा बेशक कर सकते हैं। फिर अपन ने पढ़ा था इंडिया का डेफिनेशन, जो भी आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इंडियन टेरिटरी है वो। ठीक है, अपना 12 नॉटिकल माइल्स, 200 नॉटिकल माइल्स का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, पानी के नीचे की मिट्टी, मिट्टी के नीचे की मिट्टी, यानी कि सीबेड एंड सबसॉइल, राइट। उसके अलावा इन सबके ऊपर का एयर स्पेस अपना इंडिया के डेफिनेशन में आता है। HUF में अपन ने क्या पढ़ा था सर? HUF में अपन ने पढ़ा था कि फैमिली बिजनेस जैसा होता है। ठीक है, जहाँ पे हेड ऑफ द फैमिली जो HUF क्रिएट कर रहा है वो करता होता है, उनके जाने के बाद जो भी आपका सीनियर मेंबर होता है वो कर्ता बन जाता है। सर ये HUF जो होता है ना, इसमें सबके पास को पार्सनली राइट्स होते हैं क्या? नहीं। उनके वाइफ्स को और डॉटर इन लॉ को छोड़ के बहू को और पत्नी को ये राइट्स नहीं मिलते। बेटियों को भी पहले नहीं मिलते थे, बट डॉटर्स को 6 सितंबर 2005 से को पार्सनल राइट्स मिलने लग गए। इसका क्या मतलब? राइट टू पार्टीशन में इन लोगों का भी हक होता है। ठीक है सर, उसके बाद अपन ने बोला था कि भैया HUF में जैसे सिख और जैन का भी होता है। ठीक है, सिमिलरली उसमें भी सेम लॉ अप्लाई होता है। अच्छा, HUF को आपकी इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइन नहीं किया,
उसको डिफाइन किया गया इन द हिंदू लॉ, बराबर है। उसके बाद अपन ने पढ़ा था कि देयर आर टू स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ, दया भागा एंड मिताक्षरा। दया भागा चलता है आसाम और वेस्ट बंगाल में, मिताक्षरा चलता है आपका रेस्ट ऑफ इंडिया में। रेस्ट ऑफ इंडिया यानी कि मिताक्षरा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ में बाय बर्थ प्रॉपर्टी राइट्स मिल जाते हैं आपको, लेकिन इन केस ऑफ दया भागा स्कूल ऑफ लॉ, ठीक है, वहाँ पे ऐसा नहीं होता, वहाँ पे फादर के डेथ के बाद आपको राइट्स मिलते हैं। फिर अपन ने जनरल रूल पढ़ा था कि प्रीवियस ईयर की इनकम को आप टैक्सेबल करते हो इन द असेसमेंट ईयर, उस पर टैक्स कैलकुलेट भी असेसमेंट ईयर में करते हो, टैक्स का पेमेंट भी असेसमेंट ईयर में करते हो, बट दैट इज नॉट द केस विद सर्टन एक्सेप्शंस। अब एक्सेप्शंस टू दिस रूल क्या बोलता है कि भैया 5 ऐसे केसेस है जहाँ पे असेसिंग ऑफिसर हैज द पावर टू असेस योर इनकम एंड आपके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी प्रीवियस ईयर में ही, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा अगले साल तक यानी असेसमेंट ईयर। कौन से केसेस हैं? स्पा पे डिस्काउंट, ठीक है। सबसे पहला शिपिंग बिजनेस ऑफ अ नॉन रेसिडेंट इंडियन, ठीक है, सॉरी नॉन रेसिडेंट। उसके बाद अपन ने पढ़ा था बिल्लू बिल्लू बदमाश, ठीक है। उसके बाद अपन ने पढ़ा था पी से पर्सन लीविंग इंडिया, लाइकली टू लीव इंडिया विदाउट एनी इंटेंशंस कमिंग बैक, ठीक है, विजय माल्या। उसके बाद अपन ने पढ़ा था ए से एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअली आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन फॉर्म फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट व्हिच इज लाइकली टू कंप्लीट, और वो जो डिसॉल्व कर देंगे इसी साल में, ठीक है। उसमें सुरेश रैना और एम एस धोनी का अपन ने बैट का धंधा देखा था, ठीक है। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था? स्पा पे पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू इवेड द टैक्सेस, ठीक है, वो रेड मूवी वाला सीन, ठीक है, शुक्ला जी, सौरभ शुक्ला। उसके बाद अपन ने आखिरी में देखा था डिसकंटिन्यूड बिजनेस, कि भाई साहब अगर आपने धंधा ही डिसकंटिन्यू कर दिया तो डिसकंटिन्यूड डेट तक जितना भी आपने पैसा बनाया है उस इनकम पे उसी साल में टैक्स लगा दिया जाएगा, विल नॉट वेट टिल द असेसमेंट ईयर। डिसकंटिन्यूड बिजनेस एग्जांपल जेट एयरवेज, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि टैक्स की वसूली कैसे की जाती है इंडियन जुडिशरी सिस्टम में। सर सबसे पहले आपसे लिया जाता है इनकम टैक्स, डिपेंडिंग अपॉन योर एज एंड डिपेंडिंग अपॉन योर इनकम एज वेल एज डिपेंडिंग अपॉन द रेजिम व्हिच यू हैव ऑप्टेड फॉर, अकॉर्डिंगली आपसे टैक्स का कलेक्शन किया जाएगा। अगर आप बहुत बड़े रईस आदमी हो, पैसा बहुत ज़्यादा छापने की इच्छा है आपकी और छाप भी रहे हो, तो थोड़ा ज़्यादा टैक्स लेने के लिए आपसे सरचार्ज दिया जाएगा। डिपेंडिंग अपॉन योर इनकम, surcharge will be collected at a specific rate on the tax. It will be applicable on the or it will be levied on the tax amount, ठीक है, वो अपन रिवाइज करेंगे। एंड फॉलोड बाय, जब ये हो जाता है तो दोनों का ऐड किया जाता है टैक्स और सरचार्ज के अमाउंट को, एंड उस पर लगाया जाता है 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ठीक है सर। व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ कैलकुलेटिंग द टोटल इनकम एंड द नेट टैक्स पेबल? सर सबसे पहले हमको असेसी का रेसिडेंशियल स्टेटस पता करना पड़ता है। एक बार जो हमने रेसिडेंशियल स्टेटस पता कर लिया कि इधर इट विल बी अ रेसिडेंट और ही विल बी अ नॉन रेसिडेंट, ठीक है, उसके बाद अपन उसकी पूरी इनकम कैलकुलेट करते हैं। सर आपने सीक्वेंस बताई थी हमको, बिल्कुल बताई थी कि सबसे पहले अपन जॉब करके सैलरी कमाएंगे, खुद की सिक्योरिटी के लिए सबसे पहले अपनी हाउस प्रॉपर्टी परचेज करेंगे। जब अपना थोड़ा बहुत सेटलमेंट हो जाएगा तब अपन धीरे से रिस्क लेके अपना बिजनेस चालू करेंगे, वहाँ से जब पैसे कमाएंगे तो अपन धीरे धीरे कैपिटल एसेट्स परचेज करेंगे। सब जगह से पैसे कमा के जब पेट भर जाएगा तो अपन पैसे ब्याज पे चढ़ा के अदर सोर्सेज की इनकम कमाएंगे। यस और नो? ठीक है, 5 हेड्स ऑफ इनकम हो गई। इसके बाद कुछ कुछ केसेस में कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरों की इनकम भी आपके हाथ में टैक्सेबल होती है, ठीक है, क्या क्या कब कब होता है वो अपन स्पेसिफिक चैप्टर में डील करेंगे। तो क्लबिंग ऑफ इनकम होती है। क्लबिंग ऑफ इनकम होने के बाद सर अपन क्या करते हैं, एक बिजनेस से तो इनकम है बट दूसरे बिजनेस से लॉस है, इनकम पे टैक्स लगाते हो तो लॉस का बेनिफिट भी दो, ठीक है। तो लॉस को सेट ऑफ करना, इस साल सेट ऑफ नहीं कर पाए तो अगले साल कैरी फॉरवर्ड करना, ठीक है, वो अपन कर लेते हैं, वो अपन चैप्टर में देखेंगे। कुछ कुछ लॉसेज होते हैं 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, कुछ कुछ लॉसेज होते हैं जो 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, कुछ कुछ लॉसेज ऐसे भी होते हैं जो कि बिल्कुल कैरी फॉरवर्ड ही नहीं कर सकते, सेट ऑफ भी नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे 4 साल होते हैं, सरकार बोलती है हमको ये चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं करना है तो आप सिर्फ कैरी फॉरवर्ड 4 साल तक करो। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसको हमको बिल्कुल ही नहीं करना, ठीक है। तो कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसको सरकार भी चाहती कि नहीं है तो ये तो कुछ गलत नहीं है, आप इनडेफिनेट पीरियड तक उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। हार्डली 2 पेज का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, इसमें सब कवर हो जाएगा, ठीक है। ये करने के बाद अपन कहाँ पहुँच जाते हैं सर, ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम पे पहुँच गए, अब क्या पूरी इनकम को टैक्स कर देगा? सरकार बोलती नहीं, हमारी बताई हुई जगह पे अगर पैसे लगाओगे तो थोड़ा टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा और उससे थोड़ी बहुत आपकी इंटरेस्ट भी मिल जाएगा, आपको थोड़ा गेन भी हो जाएगा, राइट। तो वो आप डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A में पढ़ोगे, वो माइनस करने के बाद यू विल रीच ऑन योर टोटल इनकम या नेट आपकी जो भी टैक्सेबल इनकम आती है। अब आपको डिसाइड करना है कि भाई साहब हमारा जो असेसी है उसने कौन सी रेजिम ऑप्ट करी है, डिफॉल्ट या फिर ऑप्शनल, क्योंकि
क्योंकि दोनों की रेट्स अलग होती है, तो अकॉर्डिंगली अपन वो पता करके अकॉर्डिंगली टैक्स कैलकुलेट करेंगे। जितनी भी मेरी टोटल इनकम है उसमें से कुछ इनकम ऐसी होती है जिसके लिए स्पेसिफिक रेट दिया हुआ है कि ये तो इसी पे टैक्सेबल होगा, इट विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ योर स्लैब रेट, ठीक है। तो वहाँ पे जो अपनी स्पेसिफिक जनरल स्पेशल रेट वाली इनकम है उस पर स्पेशल रेट से टैक्स कैलकुलेट होगा, जो बाकी आपकी जनरल इनकम है उस पर जनरल रेट से टैक्स कैलकुलेट होगा। जब टैक्स अमाउंट कैलकुलेट कर लिया तो देख लो सरचार्ज की एप्लीकेबिलिटी है या नहीं, अगर है तो वो ऐड कर दो, टैक्स प्लस सरचार्ज वाले अमाउंट पे 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करके आप पहुंच जाओगे सर टोटल टैक्स लाइबिलिटी पे। टोटल टैक्स लाइबिलिटी पे अपन का कहानी खत्म नहीं होती, अपन से साल भर में सरकार ने एडवांस टैक्स वसूल किया होगा 4 इंस्टॉलमेंट में, ताकि लास्ट में अपने ऊपर लाइबिलिटी ना आ जाए, एकदम से अपने पे बर्डन ना आ जाए, तो एडवांस टैक्स माइनस होगा। प्रोबेबिलिटी ये भी है कि आप एडवांस टैक्स टाइम टाइम पे नहीं भरते, ठीक है, तो इंस्टीट्यूट आपसे टीडीएस भी लेता है, साथ ही साथ वो बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शंस को भी अपने रडार में ले लेता है जिसको आप बाद में छुपा ना सको, ठीक है। तो टीडीएस की कलेक्ट जो डिडक्शन हुई है आपकी और जो टीसीएस की कलेक्शन हुई है वो भी ड्यूरिंग द जितना भी अमाउंट है वो आप एट द एंड माइनस करोगे। अगर अमाउंट पॉजिटिव आया मतलब नेट टैक्स पेबल है, अगर अमाउंट नेगेटिव आया मतलब आपको टैक्स रिफंडेबल है। समझ में आया? फिर अपन ने सबसे पहले सर कल जनरल रेट चालू करी थी, जहाँ पे अपन ने क्या बोला था कि अगर अपन बात करें एक इंडिविजुअल की, एक एचयूएफ की, एक आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन की, एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन की, या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल की, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज, क्या नहीं, एज इंपॉर्टेंट, ठीक है। बट अगर अपन इन सब की बात करें, चाहे वो रेसिडेंट हो चाहे वो नॉन रेसिडेंट हो, फर्क नहीं पड़ता, इनकी जो स्लैब रेट रहेगी वो क्या रहेगी, 2.5 लाख तक की इनकम पे नो टैक्स, 2.5 लाख से 5 लाख की इनकम पे 5%, 5 लाख से 10 लाख की इनकम पे 20%, एंड 10 लाख के ऊपर जितनी भी इनकम है 30%। अरे यस और नो, क्लियर है? फिर अपन ने बोला था कि अगर कोई रेसिडेंट इंडिविजुअल, और गुरु सिद्धू बाजी वर्सेस ईएन बिशप बराबर, कि अगर कोई सीनियर सिटीजन है यानी कि उसकी एज मोर देन इक्वल टू 60 इयर्स है एंड लेस देन 80 इयर्स है, तो ही विल बी अ सीनियर सिटीजन। अलॉन्ग विद दैट इफ ही इज अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो वो जो इंसान है, वो जो इंडिविजुअल है, उसने अगर ऑप्शनल टैक्स रेजिम ऑप्ट करी है तो उसको बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख की नहीं बल्कि 3 लाख की मिलेगी, बाकी रेट सेम रहेगी, ठीक है। अप टू 3 लाख नील, 3 से 5 5%, 5 से 10 20%, 10 के ऊपर 30%। अगर अपन बात करें और भी सीनियर सुपर सीनियर सिटीजन की, अलॉन्ग विद दैट ही इज अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसकी एज मोर देन इक्वल टू 80 इयर्स की है, ठीक है, तो उस इंसान के लिए अपन ने क्या बोला था कि इसको बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट अपन 5 लाख रुपए की देंगे। 5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं, 5 लाख से 10 लाख पे 20% का टैक्स, 10 लाख के ऊपर 30%। जिसको 5 लाख की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मिलती है उस पर 5% का स्लैब अप्लाई ही नहीं। वो आएगा भी आएगा, आगे आएगा, डिफॉल्ट में आएगा, करेंगे, ठीक है सर, ये क्लियर है। फिर अपन ने अब सरचार्ज पढ़ा कि भाई अमीर से और टैक्स कलेक्ट करना है, तो सरचार्ज में अपन ने क्या पढ़ा था कि भाई साहब अगर आप 50 लाख तक की इनकम कमा रहे हो ना, तो आप मैक्सिमम 30% वाला स्लैब, उसके ऊपर आपको टैक्स भरने का जरूरत नहीं है। बट एक बार आपकी इनकम, टोटल इनकम, टोटल इनकम मतलब क्या, ग्रॉस टोटल इनकम में से अपने डिडक्शन माइनस करके जो टोटल इनकम आता है, वो अगर आपका 50 लाख से ऊपर जाता है बट अप टू 1 CR है, तो 10% ऑन द टैक्स अमाउंट का सरचार्ज लगेगा। अगर आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ऊपर बट अप टू 2 करोड़ है, तो ऐसे केसेस में 15% ऑफ द टैक्स अमाउंट का सरचार्ज लगेगा। अगर आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ से ऊपर बट अप टू 5 करोड़ है, तो फिर 25% का सरचार्ज लगेगा ऑन द टैक्स अमाउंट, एंड अगर 5 करोड़ से ऊपर जाती है टोटल इनकम, तो भाई साहब 37% का सरचार्ज लगेगा ऑन द टैक्स अमाउंट, ठीक है सर। लेकिन अपन ने ये भी पढ़ा था कि कुछ ऐसी 4 इनकम है जहाँ पे सर सरचार्ज जो है वो मैक्सिमम 15% का है। कौन सी 4 इनकम थी? डिविडेंड की इनकम 11A, 111A, 112A एंड 112, कैपिटल गेन के 3 सेक्शंस, वहाँ पे सर सरचार्ज जो है 15% से ज़्यादा का नहीं लगेगा। बहुत बढ़िया, ठीक है, समझ में आया, क्लियर है? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ देव, अगर मेरी टोटल इनकम जो है 2 करोड़ 20 लाख की, ठीक है, उसमें से मेरा 40 लाख का डिविडेंड और कैपिटल गेन का इनकम है, राइट, एंड जो मेरा बाकी का 1.8 CR का इनकम है वो मेरी बैलेंस है, मेरे पे सरचार्ज कितना लगेगा?
वो रेट से जो 1 से 2 करोड़ वाला है, मतलब जो भी रेट हो वो याद नहीं। 15% का रेंज में, ठीक है, समझ में आया। आपको जो अपन ने वहाँ ऊपर पढ़ा ना सर सा, उसको अपन ने सेंटेंस फॉर्म में भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए लिखा है। क्या लिखा है, ए वाला देखो, असेसी की टोटल इनकम 6 करोड़ 50 लाख की है, जिसमें से डिविडेंड प्लस वो 3 सेक्शन ऑफ कैपिटल गेन 1 करोड़ 20 लाख के हैं, एंड बैलेंस इनकम आपकी 5 करोड़ 30 लाख की, राइट। तो डिविडेंड और कैपिटल गेन पे तो मैक्सिमम 15% ही लगेगा, लेकिन क्योंकि बैलेंस इनकम अपने आप में 5 करोड़ से ज्यादा है, इसलिए उस पर 37%, ठीक है। अब एक बार सी वाला पढ़ो, असेसी की टोटल इनकम 2 करोड़ 20 लाख की है, जिसमें से डिविडेंड एंड कैपिटल गेन 40 लाख का है, एंड बैलेंस इनकम 1.8 CR की है, राइट। तो डिविडेंड और कैपिटल गेन पे तो मैक्सिमम 15% ही लगेगा, इवन तो टोटल इनकम 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है, यानी 25% के ब्रैकेट में, लेकिन डिविडेंड और कैपिटल गेन पे तो मैक्सिमम 15% ही लगेगा, इवन इफ इट इज ग्रेटर देन 50 lakhs इंडिविजुअली। लेकिन क्योंकि बैलेंस इनकम अपने आप में 1 करोड़ से ज्यादा एंड 2 करोड़ से कम है, ठीक है, 1 करोड़ से ज्यादा और 2 करोड़ से कम है, इसीलिए उस पे 25% नहीं बल्कि 15% का सरचार्ज लगने वाला है, ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर है। इलस्ट्रेशंस, एक ये वाला इलस्ट्रेशन चलो आप लोग सॉल्व पूरा फुल फ्लेजेड सॉल्व करके बताओ क्या लिखा है। नहीं ये वाला नहीं, रुको रुको, आप जो इलस्ट्रेशन सॉल्व करोगे, हाँ, सॉल्व दिस इलस्ट्रेशन। टोटल इनकम कितनी है, 2 करोड़ 20 लाख की है, इंक्लूडिंग अ डिविडेंड एंड कैपिटल गेन, डिविडेंड इनकम ऑफ 20 lakhs, ठीक है। बाहर से ले लो, क्या भाई जम रहा है क्या। कम ऑन गाइस, सॉल्व दिस क्वेश्चन। टोटल इनकम 2.2 CR की है, जिसमें डिविडेंड इनकम 20 लाख की है। कैलकुलेट करना है टोटल टैक्स लायबिलिटी इन द फॉलोइंग केसेस। एज आपकी 65 ईयर्स की है, ब्रैकेट में आर मींस ही इज अ रेजिडेंट। एज आपकी 65 ईयर्स की है, ब्रैकेट में एनआर मतलब ही इज अ नॉन रेजिडेंट। एंड सी वाला जो केस है वो बोलता है एज 82 ईयर्स की है एंड ही इज अ रेजिडेंट। सॉल्व कम ऑन फटाफट। डिविडेंड इनकम पे टैक्स कितना लगेगा? डिविडेंड इनकम पे कोई स्पेशल रेट नहीं है, कल बताया था, डिविडेंड इनकम इज टैक्सेबल एट द नॉर्मल स्लैब रेट। कैलसी लाए हो सब लोग, भाई फोन अलाउड नहीं होगा पेपर में।
डिविडेंड इनकम पे नॉर्मली पूरा हाँ हाँ, डिविडेंड पे नॉर्मल टैक्स लगता है, नॉर्मल स्लैब रेट से। चलो मैं भी चालू करूँ पे लिखना। चलो सरचार्ज फंडिंग का परसेंट पहला केस क्या है, उसकी एज 55 इयर्स की है एंड ही इज़ अ रेसिडेंट। अच्छा, जो पहला है ये अपना नॉर्मल सिटीजन है, इस पे 2.5 लाख वाला स्लैब लगेगा। जो दूसरा केस है 65 इयर्स एंड नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट के लिए कभी भी अपने को बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख से ज़्यादा की नहीं मिलती। तो अपना जो आंसर आएगा फर्स्ट और सेकेंड केस में इट विल बी एब्सोल्युटली सेम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ही लिख देता हूँ, अगर मेरी एज 65 इयर्स की है एंड आई एम अ नॉन रेसिडेंट, सो द आंसर विल रिमेन सेम। ठीक है सर, क्या रहेगा आंसर, फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर आप लोग सही कैलकुलेट करोगे तो मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा। अब टू 2.5 लाख कुछ भी नहीं लगेगा, 2.5 लाख से ऊपर अप टू 5 लाख, 5 लाख से ऊपर अप टू 10 लाख एंड 10 लाख से ऊपर कितना है अपना फिर इनकम, 2 करोड़ 20 लाख, तो 2 करोड़ 20 लाख तक। ठीक है, क्या रेट्स रहेंगे भाई साहब, यहाँ पे 5% आएगा, यहाँ पे आपका 20% आएगा, यहाँ पे आपका 30% आएगा, यस और नो। इधर तो नील रहेगा, ये वाला तो नील रहेगा। दूसरे वाले में क्या करेंगे, 2.5 लाख का 5% करेंगे। सर ये ऐसे ही लिखना पड़ेगा क्या हमको थ्रू आउट एग्ज़ाम में भी, ऐसा नहीं भाई, बताऊंगा शॉर्टकट। 5 लाख का 20% करेंगे एंड आखिरी में 2 करोड़ 20 लाख तक की इनकम है 10 लाख से, तो 10 लाख माइनस कर लो इसमें से, इट विल गिव मी 2 करोड़ 10 लाख। 2 करोड़ 10 लाख पे इट विल बी 30%, यानी कि 63 lakhs, राइट। वो अलग नहीं करोगे किसको, डिविडेंड और एक सेकेंड, डिविडेंड, डिविडेंड की इनकम को अभी क्यों अलग करना है, डिविडेंड की इनकम आपकी स्लैब रेट पे टैक्सेबल होगी। पूरा 2 लाख उसमें से 15% सरचार्ज थोड़ी निकाला अभी मैंने, सरचार्ज थोड़ी निकाला। निकाला। कल की जो इनकम थी, कल का जो क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको क्या दिया था, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल अंडर 111 एट द रेट 20%, तो इसलिए मैंने वो 1 करोड़ 20 लाख के अमाउंट पे 20% का टैक्स अलग से कैलकुलेट किया था। बट हियर द केस इज डिफरेंट, यहाँ पे मैंने आपको डिविडेंड की इनकम दी है विच इज टैक्सेबल एट द स्लैब रेट, हाउएवर सरचार्ज के टाइम पे अपन अलग से उसका देखते हैं क्या करना, जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती, देखते हैं, लेट्स सी। ठीक है सर, तो अब यहाँ पे मेरी टोटल इनकम में टोटल टैक्स में कितना अमाउंट आएगा, एक बार देख लेते सर। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे आएगा 12,500, फिर आएगा आपका 1 लाख, और फिर आएगा आपका 63 lakhs, राइट। दिस गिव्स मी अ टोटल ऑफ 64,12,500। ठीक है सर, दिस इज व्हाट टैक्स बिफोर सरचार्ज, राइट। ये है मेरा टैक्स बिफोर सरचार्ज, राइट। अब अपन ऐड करेंगे अपना सरचार्ज। अब मुझे एक बात बताओ, अपनी टोटल इनकम कितनी है सर, सर मेरी टोटल इनकम कितनी है, मेरी टोटल इनकम है 2 करोड़ 20 लाख विच इज इन द ब्रैकेट ऑफ 2 to 5 CR, अकॉर्डिंगली 25% का रेट लगना चाहिए। बट आउट ऑफ दिस 2.2 CR 20 लाख का तो मेरा डिविडेंड का इनकम है,
जिसपे 15% की रेट से ज़्यादा का टैक्स सरचार्ज नहीं लग सकता। परफेक्ट। तो 20 लाख को मैं एक बार अलग कर देता हूँ। बचती मेरी इनकम कितनी है? 2 करोड़। अब बताओ ये बची हुई इनकम पे क्या सरचार्ज है? क्योंकि वो 2 करोड़ तक है, 2 करोड़ से ऊपर होती देन इन दैट केस इट वुड हैव बीन 2 करोड़ एक भी होता तो इट वुड हैव बीन 25% का रेट। बट यहाँ पे एग्जैक्टली 2 करोड़ है विच इज अप टू 2 करोड़, तो उस पे भी 15% ही लगेगा। परफेक्ट। तो मेरे लिए बहुत ज्यादा मेहनत का काम है ही नहीं, मुझे स्ट्रेट अवे मेरे टैक्स अमाउंट पे 15% ऐड करना है। ठीक है, क्योंकि दोनों में भी 15% का रेट बैठता है, क्योंकि मेरी जो बैलेंस इनकम है वो अपने आप में 2 करोड़ से एक्सीड नहीं हो रही। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा सरचार्ज में @15। और अगर आप ये अमाउंट का 15% करोगे तो 64,12,500 मल्टीप्लाइड बाय 15% आएगा आपका 9,61,875। 9,61,875। ठीक है क्या गाइस? This will give you tax after surcharge. इसमें अपन ऐड करेंगे अपना हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @4%, and that will give me my total tax liability. ठीक है, करके देख लेते एक बार इसको कितना आ रहा है। देखो ये वाला फिगर मेरे को टोटल कितना देगा 73, 74, 375, राइट। इसमें मल्टीप्लाई 4% करोगे तो अमाउंट आएगा 2,94,975। तो प्लस इक्वल टू कर देंगे तो मेरी टोटल टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी 76,69,350। क्लियर है यहाँ तक सबको? यस और नो? जमा क्या? श्योर? नहीं जमा? हाँ, सोल्यूशन कैसे किया? आंसर नहीं आया था। क्यों नहीं आया था आंसर? क्योंकि तुम लोग ने शायद सरचार्ज में कोई मस्ती करी होगी। पूरे का 25? अच्छा, ये भूल गए कि सर डिविडेंड और कैपिटल गेन पे 15% मैक्सिमम। तुमने क्या किया, डिविडेंड का टैक्स अलग निकाला और बैलेंस का अलग निकाला। तो डिविडेंड का टैक्स अलग निकाल के, अच्छा तो तुमने 2 बार बेसिक एग्जेम्पशन लिखी है। खुद सोच के देखो, तुमको 2 बार बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट देंगे, राइट? चलो ठीक है, परफेक्ट। ये गलती अगर समझ में आई है तो इसको थोड़ा सा लेवल बढ़ा दें। ठीक है, सी वाला जो केस है ना उसको मैं 82 ईयर्स का हटा के, क्योंकि वहाँ कुछ नहीं फिगर होगा, वहाँ से 5 लाख की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट दूंगा। ठीक है, अब इसको मैं अगर चेंज कर दूं और मैं तुमको बोलूं कि भाई साहब आपकी जो डिविडेंड की इनकम है ना, इट इज ऑफ 25 lakhs। चॉकलेट क्वेश्चन, जो सही करेगा उसमें काट देंगे। करो, क्या रेट बताओ? सरचार्ज के रेट? सरचार्ज का रेट ऐसा है कि अगर आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर 1 करोड़ तक की है तो 10% का सरचार्ज, 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ के बीच में है तो 15% का सरचार्ज। डिविडेंड पे मैक्सिमम 15%, उससे ऊपर सरचार्ज नहीं लग सकता। थोड़ा सा सोचना, मैथ्स यूज करना थोड़ा, कुछ भी नहीं है इसमें। जब मैं सॉल्व करूंगा तो ऐसा लगेगा हाँ लॉजिकली तो सिंपल ही। चलो स्टार्ट करो, ट्राई तो करो। अबे यार इसकी थोड़ी तो मेहनत खुद की करो। चलो करो। चलो ठीक है, ये और हिंट दे देंगे। यहाँ तक का अमाउंट कैलकुलेट कर लो सब टैक्स वैक्स, उसके बाद सरचार्ज बताओ कितना करना है। थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचो। 15%। एक सेकेंड, मैंने डिविडेंड की इनकम कितनी करी है? 25। रुको रुको 15 करना है। हाँ अब करो, वरना तो आंसर सेम ही रहता है। डिविडेंड चाहे 1 रुपया भी क्यों ना कमाओ, उस पे
बताओ भाई आया क्या? आ गया? कितना आया? क्या याद तो था। 69,03,000 आया है देव सर का, मतलब टैग आने वाला था मुझे। 69,03,000। मेरा 82,90,770 82,90,779। ठीक है, ये दो आंसर आ रहे हैं। अब अपन अपना फाइनल आंसर निकालें। देखो सर, मुझे एक बात बताओ, टैक्स बिफोर सरचार्ज तक तो कोई चेंज होना नहीं चाहिए था, राइट? तो मैं यहाँ पे स्ट्रेट अवे लिखता हूँ मेरा टैक्स बिफोर सरचार्ज कितना आएगा? टैक्स बिफोर सरचार्ज है, राइट, 64,12,500। अब इसमें मैं ऐड करूंगा मेरा सरचार्ज अमाउंट। मुझे एक बात बताना, मेरी टोटल इनकम कितनी थी सर? 2 करोड़ 20 लाख, जिसमें से 15 लाख का मेरा डिविडेंड था। तो डिविडेंड के टैक्स अमाउंट में तो मैक्सिमम कितना लगेगा? 15% लगेगा, ठीक है? तो बहुत बढ़िया, मेरा जो डिविडेंड टैक्स अमाउंट है उस पर कितना लगेगा? उस पर मैक्सिमम 15% लगेगा। और जो मेरा बैलेंस इनकम अमाउंट है, बैलेंस इनकम अमाउंट पे मेरा 25% का लगेगा। रीजन, वो अपने आप में 2 करोड़ प्लस जा रहा है। परफेक्ट। बट मुझे एक बात बताओ, मैं डिविडेंड अमाउंट पर सरचार्ज कैलकुलेट कैसे करूं टैक्स अमाउंट पे? मेरे को तो टैक्स अमाउंट इकट्ठा दिया हुआ है, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे उसको डिफरेंट अलग कर सकते हैं, मतलब तोड़ सकते हैं अमाउंट को, वही करना है। तो मैं क्या करूँगा, मेरा जो ये वाला अमाउंट रहेगा डिविडेंड वाला, ठीक है, उसमें मेरे को टोटल टैक्स पता है, मुझे क्या चाहिए? डिविडेंड का टैक्स अमाउंट चाहिए, ठीक है? तो मेरे को टोटल टैक्स पता है 64,12,500 का है। ये टैक्स अमाउंट किस इनकम पे आया था? 2 करोड़ 20 लाख पे आया था, राइट? ये अमाउंट मेरा आया था 2 करोड़ 20 लाख पे, और मेरी डिविडेंड की इनकम कितनी थी? 15 लाख। तो इससे मुझे मेरा डिविडेंड का टैक्स अमाउंट मिल जाएगा, जिसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 15%। सो दैट विल गिव मी व्हाट? सरचार्ज ऑन डिविडेंड टैक्स अमाउंट। परफेक्ट, क्लियर है यहाँ तक? बहुत बढ़िया। और बैलेंस इनकम भी निकल जाएगी ऐसे ही, यस और नो? बैलेंस इनकम को अपन ऐसे निकाल लेते हैं कि भाई मेरा 64,12,500 का टैक्स अमाउंट है, विच इज़ ऑन द टोटल इनकम ऑफ 2 करोड़ 20 लाख, राइट? तो ये 2 करोड़ 20 लाख गया नीचे डिनोमिनेटर में, और ऊपर न्यूमरेटर में गया मेरा 2 करोड़ 5 लाख, राइट? 2 करोड़ 5 लाख, एंड इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 25%। अरे यस और नो भाई?
अब अपन पटाख से इस अमाउंट को कैलकुलेट 64,12,500 डिवाइडेड बाय 2,20,00,000 यस मल्टीप्लाई करूंगा मैं इसको 15 लाख के अमाउंट से ये कितना आएगा 4371 सर ये आ रहा है 43,739 आ रहा है फिर से करके देखते हैं 64,12,500 का टोटल टैक्स था डिवाइड बाय 2,20,00,000 ठीक है मल्टीप्लाइड बाय 15 लाख हाँ ओके ठीक है 721 443 7 437215 16 ठीक है ठीक तो ये 4,37,000 आएगा 4,37,216 एंड जो दूसरा फिगर है वो कितना आ रहा है 64,12,500 डिवाइडेड बाय 2,20,00,000 परफेक्ट वो भी कर सकते हैं बट एक बार क्रॉस चेक भी कर लेंगे मल्टीप्लाइड बाय 2,05,00,000 दिस विल बी 5 लाख नहीं 59,75,284 इसका अपन ने मल्टीप्लाई 25% किया था ऊपर वाले का भी नहीं किया ना तो वो करना पड़ेगा ना अपने को मल्टीप्लाई 25% दिस विल गिव मी 14,93,821 14 एक सेकेंड 93,821 ये वाला अमाउंट मेरा चेंज होगा ना बॉस इसको मेरे को मल्टीप्लाई वो करना पड़ेगा 15% सरचार्ज देखो जो पहला वाला अमाउंट आया था 64,12,500 डिवाइडेड बाय 2,20,00,000 मल्टीप्लाई 15 लाख मल्टीप्लाई 15% 65,582 राइट ये दोनों को जब अपन करेंगे ऐड तो अपने को दोनों का सरचार्ज मिल जाएगा इसमें मैं 15 नहीं 14,93,821 ऐड करूँगा ठीक है कितना अमाउंट आ रहा है 15,59,403 यहाँ तक क्लियर है क्या समझा कैसे आया सरचार्ज ठीक है अब इस अमाउंट को अपन ऊपर 64 लाख वाले अमाउंट में ऐड करेंगे एंड वो मेरे को क्या देगा सर उसमें फिर मेरे को हेल्थ एंड एजुकेशन से टैक्स आफ्टर सरचार्ज आने के बाद हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड होगा एंड दैट विल बी माय फाइनल आंसर ठीक है चलो अब पूरा किया ही है यहाँ तक तो वो भी खत्म कर ही देते हैं देखते हैं फिर किसका सही है टैक्स आफ्टर सरचार्ज प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करें 4% ये आ गई मेरी टोटल टैक्स लायबिलिटी कितना आएगा बॉस निकाल लेते हैं कितना आएगा 903 आएगा इसमें तो 59,12,71 आएगा आएगी तेरी भी आएगी 79 एक मिनट रुको बताता हूँ 79,71,903 मल्टीप्लाई 4% कितना आएगा 3,18,876 अबे हाथ तो चलाओ कैलकुलेट तो करो अमाउंट को 79,71 903 प्लस 318,876 82 90 779 आ रहा है क्या बात है शाबाश जैन का करेक्ट है मैंने क्या बोला था उन्होंने भी सेम बोला था 82 90 770 ठीक है समझ गया क्लियर है पक्का अब जो आप बोल रहे हो कि इसमें थियरी नहीं आती क्या प्रैक्टिकल वीक है क्या ओह कोई बात नहीं टैक्स में मिक्स रहता है थियरी भी आती है प्रैक्टिकल भी आता है आधा बोल सकते हो आप तो भी आप 40-45% थियरी है बट इसका जो थियरी है ना वो भी बहुत सिंपल है इट्स नॉट लाइक लॉ एंड ऑडिट है वही प्रोविजन लिखना है बट अपन थोड़ा बहुत अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं
एंड अपन जो नोट्स पढ़ने वाले हैं अपन के अलावा एमसीक्यू के अलावा नहीं, एमसीक्यू के अलावा 70% 70 मार्क्स का जो पेपर रहेगा ना उसमें आप समझ के चलो रफली 20-25 दैट विल बी ऑन ठीक है। सो मैनेजेबल है, प्रीटी मच मैनेजेबल। एनीवेज यहाँ तक समझा। अब एक लेवल थोड़ा और ऊपर चल, ठीक है। अपना एकदम अगर बेस क्लियर हो गया ना, अपने को आगे टफ क्वेश्चन में सॉल्विंग में बिल्कुल भी इशू नहीं आने, ठीक है। चलो मुझे बताओ कि अगर ये डिविडेंड वाले जो पोर्शन था मैं इसी में कैपिटल में घुसा देता था, कुछ फर्क नहीं पड़ता था। क्या होता था, मान के चलो मेरी इनकम है 2,70,00,000, उसमें से 30 लाख का मेरा क्या हो जाएगा कैपिटल गेन टैक्सेबल एट द रेट 20%, 20 लाख का मेरा हो जाएगा डिविडेंड एंड बची की 2,20,00,000 की मेरी बैलेंस इनकम, टोटल हो गया 270 का। समझ गए? ये वाला जो क्वेश्चन अभी मैं बोल रहा हूँ ना, इसको मैं एक बार फ्लो चार्ट बना के लिखा के दिखा देता हूँ। क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूँगा मैं, ठीक है, बस दिखा रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि मेरी जो टोटल इनकम है वो कितने की होगी 2.7 CR, यानी कि 2,70,00,000, राइट। इसका अगर अपन बाइफर्केशन करें तो क्या बाइफर्केशन बैठ रहा है भाई साहब, इसमें से मेरी डिविडेंड इनकम कितनी है, मेरी कैपिटल गेन इनकम कितनी है, मेरी बैलेंस इनकम कितनी है ना। मेरी डिविडेंड की इनकम है मान के चलो 20 लाख, मेरी कैपिटल गेन की इनकम है समझ के चलो 30 लाख, टैक्सेबल एट द रेट 20%, एंड मेरी बैलेंस इनकम कितनी हो गई 2,20,00,000 की। सब कुछ सेम होने वाला है, 2,20,00,000 की बैलेंस इनकम और 20 लाख का डिविडेंड, टोटल हो जाएगा 240। ये 240 पे टैक्स आप स्लैब रेट से कैलकुलेट करोगे। कैपिटल गेन पे आपको 20% की रेट से 6 लाख का टैक्स अमाउंट मिल जाएगा, आगे आपका टोटल टैक्स। अब जब सरचार्ज की बारी आएगी तो आपकी इनकम 2,70,00,000 है, इट इज इन द ब्रैकेट ऑफ 25%। याद रखना गाइस, डिविडेंड और कैपिटल गेन पे 15% से ज़्यादा का सरचार्ज नहीं लगता। तो कैपिटल गेन का टैक्स अमाउंट तो तैयार है, 6 लाख पे स्ट्रेट अवे 15%, 90,000। हाउएवर जो बचा हुआ मेरा टैक्स आएगा उन 2,40,00,000, उसमें से मुझे फिर से बाइफर्केशन करके डिविडेंड का टैक्स अमाउंट अलग निकालना पड़ेगा एंड बैलेंस इनकम का अलग निकालना पड़ेगा। डिविडेंड के टैक्स अमाउंट पे फिर से 15% एंड बैलेंस इनकम पे 25%, क्योंकि वो अपने आप में 2 करोड़ से ज़्यादा है। क्लियर है? श्योर? ठीक है, इसको उड़ा लो, कोई दिक्कत नहीं इसकी। अब आप लोग आओ ये वाले क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आप लोग प्रॉपर अच्छे से सॉल्व करो। क्या है, देव एक रेसिडेंट है इंडिया का जिसकी एज 22 साल की है, ठीक है। ही अर्न्स अ टोटल इनकम ऑफ 1 CR 50,000, उसकी टोटल टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करो। चलो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, वो सब का दिक्कत नहीं है, आप बिंदास कर लो। हाँ आप करो तो सही, मैं बताता हूँ। अरे यार डरना क्या है, यहाँ पे पेपर थोड़ी चल रहा है, डरना क्या है इसमें, कुछ नहीं होता है। यहाँ जितनी गलती करोगे उतना अच्छा है, यहाँ जितनी गलती करोगे उतनी गलती के चांसेस एग्जाम में कम होंगे। चलो कम ऑन स्टार्ट। प्रॉपर मेरे को फुल फ्लेजेड सॉल्व होके चाहिए, मैं आऊँगा देखने उधर क्या कर रहे हो। टैक्स अमाउंट निकाल के रखते हैं।
सिर्फ टैक्स अमाउंट तक पहुंचना है, टैक्स आफ्टर सरचार्ज, ठीक है ना? पहुंच गए क्या? कितना आ रहा है? 32,51,625 मैं हेल्थ एंड रिलीजन नहीं डाला था। हाँ वही बोल रहा हूँ, वहाँ तक उसके पहले के स्टेज तक ही पहुंचना है। एक सेकंड ना, टैक्स अमाउंट बिफोर सरचार्ज कितना आया? 28,27,500 तुम्हारा कितना आया? क्या गड़बड़ कर रहे हो? ये ऐड नहीं किया तुमने। हाँ तो इसमें ऐड किया उसके बाद ही निकाला ना सरचार्ज 15%। ये तो फिर तेरा किसी में है कि सरचार्ज कितना आया देख? इन दोनों का टोटल तो इतना आ रहा ना 31 ये सेम है हमारा। सरचार्ज अमाउंट कितना है? 4,24,125 ठीक है, तो 32, 51, 625 इज द टैक्स आफ्टर सरचार्ज। अच्छा ये दोनों की ऐड करना। हाँ ठीक है, सुनो मेरी बात, टैक्स आफ्टर सरचार्ज कितना है? 32, 51, 625, परफेक्ट। और मुझे एक बात बताओ, आपका इनकम कितना था? 1,50,00,000 1,50,00,000। एक बार एक काम करो, ये अमाउंट को लिख के रखो, एंड एक और एक अमाउंट पे टैक्स कैलकुलेट करो, 1 CR, एग्जैक्ट 1 CR पे टैक्स कैलकुलेट करो आफ्टर सरचार्ज। टोटल वाले 1 करोड़ की इनकम पे नीचे वाले 10%, 50 लाख से 1 करोड़ 10%। 10%, ठीक है। ये वाले में अपना अमाउंट कितना आया था बॉस? ये वाले में अपना अमाउंट आया था सर 32,51,625। 10% बोला ना। 10%। पहले 30,93,700 देव 30 लाख और भी नहीं करना। 30,90,753 is the amount after surcharge if the income would have been 1 CR, right? सुनो मेरी बात, थोड़ा दिमाग से सोचो। 50,000 ज्यादा कमाया, 2 लाख का टैक्स। इनकम कमाई 50,000 से ज्यादा, मतलब इनकम में कितना जंप आया? 50,000 का, एंड टैक्स में कितना जंप आया? 1 लाख 1 लाख कुछ का, 1,60 कुछ का आ रहा है, देखते हैं वो भी लिख के देख लेते अब बदला होता तो अच्छा होता। हैं। सुनो, ऐसा नहीं होता। तो सरचार्ज में भी स्लैब रेट से निकलवाओगे आप। नहीं, रुको मेरी बात है, जंप इन द इनकम, जंप इन द टैक्स अमाउंट। सर मेरी इनकम 1 करोड़ से 1,50,000 हुई, तो मतलब मेरा 50,000 का इनकम बढ़ा, और टैक्स अमाउंट कितना बढ़ रहा है? ये देखो 30, 93, 750 को मैंने M माइनस में डाला, 32, 51, 625 को मैंने M प्लस में डाला, MRC दबाया, 157, 875। ये तो सही नहीं है, इनकम बढ़ी है कम, टैक्स बढ़ा है ज्यादा, गलत है ना? नहीं, ऐसा नहीं चलता भाई, ऐसा अगर करोगे तो ये तो बिल्कुल सरासर गलत है, तो सरकार को ये चीज समझ में आना है।
सरकार ने क्या बोला, ठीक है तुम्हारी ये प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया जाएगा, ठीक है तुम्हें भी हंसने का मौका दिया जाएगा, तुम्हें मार्जिनल रिलीफ दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ का फंडा क्या है? इनकम बढ़ी है कम, टैक्स बढ़ा है ज्यादा, लगता है गवर्नमेंट का है कोई नेक इरादा, ब्रैकेट में फेक। क्यों ऐसा? सरकार क्या बोलती है, ठीक है ऐसा हो रहा है क्या कि तुम्हारा इनकम जो है थ्रेशोल्ड के बहुत आसपास है, 1,50,00,000 थ्रेशोल्ड के बहुत आसपास है, तुम एक काम करो, तुमको अगर ऐसा लग रहा है कि हमारी इनकम कम बढ़ी है, टैक्स ज्यादा बढ़ा है, जितनी भी एडिशनल इनकम है ओवर द थ्रेशोल्ड वो हमको दे दो, एक्स्ट्रा का टैक्स मत देना। अगर आप ऐसा भी करते हो तो आपको रिलीफ कितने का मिल रहा है? मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, सरकार आपको बोलती है ये अमाउंट हमें दे दो, ठीक है तो ये एडिशनल अमाउंट नहीं देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा। इवेंचुअली आप अगर ये सोचो कि आपको रिलीफ कितने का मिल रहा है, 1,07,870। यस और नो? अरे 50,000 तो मैंने जेब से ले लिया ना, तो 1,57 की कैसे बचत हुई? 1,07,875 की बचत होगी। कायदे से ऐसा होना चाहिए 50,000 में 25% कराना चाहिए। क्या 25% चला? देखो 15 का 25% है ना अपना रेट। हाँ हाँ 50,000 में 25% कराना चाहिए। स्लैब सर टैक्स अमाउंट। क्यों? कायदे से। क्यों? कौन सा कायदा है ये? तुम मुझे एक बात बताओ, मैं तुमको क्या बोलता हूँ, सुनो मैं तुमको बोल रहा हूँ कि तुम मेरी इनकम को 1,50,00,000 कंसिडर ही मत करो ना, मैं तुमको मेरी पूरी एडिशनल इनकम दे रहा हूँ 50,000 की, उसमें 25% क्या करोगे लेके? 12,500 रुपए आएंगे, सरकार बोलेगी मैं क्या करूँगी 12,500? कैसे नुकसान? लॉजिकल क्या नुकसान है? अगर तुम 50,000 पूरा नहीं देते, ठीक है तो तुमको कितना एडिशनल टैक्स देना पड़ता? 1,57,875 रुपए। तो हाउ इज इट अ फायदा फॉर द बिजनेसमैन? मैं तो तुमको ये बोल रहा हूँ कि तुम मुझे सिर्फ 50,000 रुपीज दो, तुम्हारा टैक्स कितना बच जाए? 50,000 भाई, अगर 50,000 नहीं देते तो 1,57,875 रुपीज ज्यादा देने होते। मैं तुमको बोलूंगा कि तुम मुझे 50,000 दो या फिर तुम मुझे 1,57,875 दो, क्या चूज करोगे? और अगर तुमने मेरे को 50,000 दे दिए तो तुम्हारी टोटल इनकम कंसिडर की जाएगी 1 करोड़, और 1 करोड़ टोटल इनकम कंसिडर करने पे सरचार्ज लगेगा 15%। 25% के ब्रैकेट में आप आओगे ही नहीं मेरे भाई। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल रिलीफ। ऑप्शन नहीं है भाई, जब कभी भी अपने पास अपना थ्रेशोल्ड के अपन थोड़ा सा ऊपर गए, वी कैन डेफिनेटली क्लेम द मार्जिनल रिलीफ। समझ गए क्या? क्लियर है? पक्का 100%? बताओ क्या होता है मार्जिनल रिलीफ? अगर थोड़ा सा ऊपर है तो उसको सेट ऑफ करने के लिए पूरा अमाउंट दे दो ताकि टैक्स में रिलीफ मिल जाए। टैक्स में रिलीफ प्रोपोर्शनेट कुछ अमाउंट तो अपना टैक्स में रिलीफ मिला। परफेक्ट। ये तो मैंने आपको एक लेमन लैंग्वेज में समझाया कि मार्जिनल रिलीफ क्या होता है। इसको कैलकुलेट करने के 5 स्टेप्स होते हैं, 4 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप, जितनी इनकम है जो अबव थ्रेशोल्ड वाला अमाउंट है उसको भी इंक्लूड कर लो, टोटल टैक्स लगा दो, जो आएगा आपका 32,51,625। दूसरा स्टेप है कि उस इनकम जितनी आपकी टोटल इनकम थी उसके जस्ट पहले कौन सा थ्रेशोल्ड आ रहा है, नियरेस्ट थ्रेशोल्ड, उस पर टोटल टैक्स कैलकुलेट करो, ठीक है, और एडिशनल इनकम ओवर एंड अबव द थ्रेशोल्ड उसमें ऐड करो। दैट इज द टैक्स अमाउंट व्हिच यू आर गोइंग टू पे टू द गवर्नमेंट। परफेक्ट। तीसरा स्टेप, मार्जिनल रिलीफ तैयार आपके सामने। स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, कहानी ओवर। मार्जिनल रिलीफ आ गया। मार्जिनल रिलीफ वाला जो अमाउंट है वो हटाने के बाद आपको टैक्स अमाउंट आ जाएगा, कितना पे करोगे, उसमें आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करना है। समझ गए क्या? क्लियर है? पक्का? श्योर? बस इसको लिख के बता दूं ना आपको, हमने कैलकुलेट तो कर लिया, लिखते कैसे हैं वो भी तो समझना जरूरी है। चलो एक काम करते हैं, इसको कौन से बुक से पढ़ते हैं। देखो सर क्या होता है मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ का मतलब होता है मेरे भाई a tax benefit that reduces the excess tax burden, ठीक है, when the income slightly exceeds the surcharge threshold
ensuring a gradual increase in the tax liability. मेरी इनकम थोड़ी मोड़ी बढ़ी ना यार, तो मेरा टैक्स अमाउंट भी ग्रेजुअल बेसिस पे बढ़ना चाहिए, थोड़ा मोड़ा बढ़ना चाहिए। एकदम से जंप आ जाएगा तो ये तो एक्सक्यूज मी, ये तो गलत हो जाएगा। इसीलिए मार्जिनल रिलीफ दिया जाता है, जहाँ पे आप टैक्स ऑन द एक्चुअल इनकम कंप्यूट करते हो, उसमें से माइनस करते हो टैक्स ऑन द थ्रेशोल्ड लेवल प्लस इंक्रीज इन द इनकम फ्रॉम थ्रेशोल्ड, दैट विल गिव यू द मार्जिनल रिलीफ का अमाउंट। ठीक है, अपन ने जो एग्जांपल लिया ना, उसमें दोनों भी केसेस में सरचार्ज लगता है, चाहे आपकी इनकम 1 करोड़ होती या 1,50,000 होती, बट सरचार्ज का रेट डिफरेंट है, राइट। ये वाला क्वेश्चन देखो, इलस्ट्रेशन। चलो एक काम करो, एक बार अपने एंड पे इस इलस्ट्रेशन को सॉल्व करो। क्या है इस इलस्ट्रेशन में? मिस्टर एक्स है, देव सर लिखना पड़ेगा, he has a total income of 50,80,000, ठीक है। अच्छा, बिफोर वी मूव अहेड मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ, जो मैं आपको बोल रहा था, मैं शॉर्टकट बताऊँ। आओ इधर वाले पेज पे, यहाँ स्लैब्स लिखे, देखो सर, मैं क्या बोलता हूँ, मेरी अगर एज लेस देन 60 है, चाहे मैं रेसिडेंट हूँ चाहे मैं नॉन रेसिडेंट हूँ, फर्क नहीं पड़ता, अनलेस एंड अनटिल मैं कोई कंपनी फर्म या कोऑपरेटिव सोसाइटी हूँ, दैट इज अ डिफरेंट। बट अगर मेरी एज लेस देन 60 है, वेदर आई एम रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, मेरी जो भी इनकम आएगी उस पर यही स्लैब लगेगा, 2.5 लाख का बेसिक एग्जेम्पशन है। तो मुझे एक बात बताओ, 10 लाख तक की इनकम, एक कॉमन फिगर याद नहीं रखा जा सकता, 1,12,500, राइट। कैसे आएगा वो? इधर अमाउंट आएगा मेरा नील, इधर आएगा मेरा अमाउंट 12,500, इधर अमाउंट आएगा मेरा 1 लाख, यस और नो, ठीक है। तो मैं ये वाला फिगर याद रख लूँगा, 1,12,500, ठीक है। तो जब कभी भी एग्जाम में ऐसा एक कैलकुलेशन करने पे अपने को पता चल रहा है हमारी टोटल इनकम आ रही है, समझ के चलो 15 लाख, तो उसमें आप कैसे लिखोगे 15 लाख पे टैक्स अमाउंट? देखो, पर्टिकुलर्स के कॉलम में लिखा टैक्स, यहाँ पे आपको लिखना है अमाउंट, ठीक है। दिस इज योर पर्टिकुलर्स का कॉलम, दिस इज योर अमाउंट का कॉलम, राइट। अभी यहाँ क्या लिखना, यहाँ कुछ नहीं करना, 1,12,500 का फिगर तो मुझे याद ही है, प्लस टोटल इनकम कितनी है 15 लाख, माइनस 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 30%, दिस विल गिव मी माय टैक्स। पूरी सरदर्दी, वो जो पूरी सजावट अपन कर रहे थे अभी तक, अप टू 2.5, 2.5 से 5, 5 से 10, ये पेपर में नहीं करना है। पेपर में ऐसे टैक्स कैलकुलेट करके आना है। और ये कैसे याद होगा? जब आप मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस कर लोगे ना कंप्यूटेशन करने की या टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करने की, आपको बाय डिफॉल्ट वो फिगर याद हो जाएगा। ठीक है, 4 फिगर याद करने अपने को। एज लेस देन 60 वाला फिगर, 60 टू 80 वाला फिगर, 80 अबव वाला फिगर, और एक डिफॉल्ट टैक्स रेजिम वाला फिगर। बहुत सिंपल होता है। इधर क्या फिगर आएगा सर? इधर फिगर आएगा मेरा 5 लाख का। नहीं वो तो ठीक है, मैं वो नहीं बोल रहा। जैसे यहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूँ तो रिमेंबर दिस फिगर 1,12,500, वैसे यहाँ पे फिगर आएगा 1,10,000, राइट। और यहाँ पे फिगर आएगा 1 लाख। दिस इज द टैक्स अमाउंट अप टू द इनकम 10 लाख, इनकम ऑफ 10 लाख, ठीक है। ये 3 फिगर आप याद करके रखो, सो दैट जब अपन सॉल्विंग वाला पार्ट करेंगे तो अपने को टैक्स कंप्यूट करते हुए पूरा सजावट नहीं करनी। एंड ये एक आप ऐसा समझो, दिस इज अ ट्रिक कि अपन टाइम मैनेज कर सकते हैं। एग्जाम में सब दिखाया चलेगा, बिल्कुल चलेगा, दौड़े। मेक श्योर कि अपनी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो कि अपने को वो दिखा के पूरा लिख लिख के करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। समझ गए क्या? ठीक है, तो ये 3 फिगर अपन याद रखेंगे। अब आओ ये इलस्ट्रेशन, क्या बोल रहा है वो मार्जिन रिलीफ वाला इलस्ट्रेशन। ये मानो बोल रहा है कि भाई साहब मिस्टर एक्स करके एक बंदा है जिसकी टोटल इनकम में 50,80,000 की फॉर द प्रीवियस ईयर 25-26, ठीक है सर, कंप्राइजिंग ऑफ द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्लीट हिज टैक्स लायबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर 26-27, assuming his age is 45 years, assume him to be a resident Indian. Also assume that Mr. X has exercised the option of shifting out or has opted out of the default tax regime. मतलब ऑप्शनल जो अपन ने रेजिम पढ़ी है वो लगेगी, 45 इयर्स का है मतलब 2.5 लाख की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मिलेगी, 1 लाख बराबर। करो कैलकुलेट, लिख के करना पूरा प्रॉपर।
अबे समझ रहा है क्या? यस और नो। 50 लाख के ऊपर कितना 10%? 50 लाख से 1 करोड़ तक की इनकम पे 10% का सरचार्ज। तो 50 लाख तक की कुछ भी नहीं लगता, अप टू 50 लाख में सरचार्ज। बहुत तगड़ा फर्क है। करो कैलकुलेट, मैं भी करता हूँ। तुम लोग, मुझे पता है इसमें क्या बताओ मैं, तुम लोग करो, चलो पूरा सॉल्व करो, वो तो तुम लोग को पता ही है मैंने जो करा। हमारे रेफरेंस के लिए मैं ये खोल के रखूँगा, इनकम बड़ी है वाला। इस तरीके से भी अगर तुम एक बार रफ में कैलकुलेट कर लेते हो तो चलेगा, फिर मैं बताता हूँ कैसे आंसर लिखो। कम ऑन गाइस, ऑनलाइन वालों तुम भी करो। टोटल 17,50,60 क्या है नेट टैक्स आफ्टर है। आफ्टर मार्जिनल रिलीफ? हाउ कम? पहला स्टेप क्या था? टैक्स ऑन द टोटल इनकम ऑफ 50,80,000 कितना आया वो? वो आया 2,700। 16 लाख। 2,700। अच्छा, ठीक है। और फिर क्या किया तुमने? फिर उसको ऐड किया, फिर उसके बाद वो सीधा सीएलएम उसमें ऐड कर दिया। कितना आया? बचा मार्जिनल रिलीफ होता। ये जो लास्ट वाला अमाउंट है हाँ वो मेरा 77 था। एग्जैक्टली। अच्छा मार्जिनल ये भी बताओ ना एक बार कैलकुलेट करके, मैं बोलता हूँ इस तरीके से कैलकुलेट करो, फिर मैं बताता हूँ लिखते कैसे। इसके बेसिस पे कैलकुलेट करके बताओ मुझे कि तुम्हारा मार्जिनल रिलीफ कितना आ रहा है। वो मैंने कैलकुलेट किया था, मैं काम करने को मिटा दिया नेट टैक्स लग मैंने किया था कैलकुलेट, तो इतना ही आया था। इसमें जितना हुआ ना हाँ उतना ही आया था। 77,650। 1,67,000 कुछ हुआ था। 1,57,000 उसमें से 80 परफेक्ट। अमाउंट ही मिटा दिया। अच्छा ठीक है, चलो समझ में आया अभी मार्जिनल रिलीफ कैसे कैलकुलेट होता है। अब एक बार सोल्यूशन देखो लिखते कैसे। देखो सर, सबसे पहले हम कैलकुलेशन करेंगे हमारी टोटल इनकम पे टैक्स कितना आ रहा है। तो टोटल इनकम पे 10% का सरचार्ज लगेगा बिकॉज इनकम इज ग्रेटर देन 50 लाख। तो ये वाला अमाउंट मेरे को मिलेगा 14,70,150 रुपीज़। ठीक है, इसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस अभी ऐड नहीं होगा। दूसरा स्टेप क्या रहेगा, मेरी 50 लाख की इनकम पे मैं टैक्स कैलकुलेट करूँ और जो मेरी एडिशनल इनकम है वो मैं साथ में दे दूँ। तो 50 लाख की इनकम पे 13,12,500 का फिगर आएगा। इसमें मैं 80,000 का फिगर ऐड कर दूंगा तो 13,92,500 रुपीज इज व्हाट द अमाउंट आई विल बी पेइंग टू द गवर्नमेंट। ठीक है, अब मार्जिनल रिलीफ कितना आएगा? तुम तो बोल रहे थे इतना पे कर दो, मैं बोल रहा हूँ मैं इतना पे करूंगा तो मेरा रिलीफ हो गया। इनकम में जंप आया 1,57,650 रुपीज से। इनकम में जब सॉरी टैक्स अमाउंट में जंप आया 1,57,650 रुपीज से, बट इनकम में जंप आया ओनली 80,000 रुपीज से। तो एक काम करो 80,000 रखो, बचा हुआ टैक्स अमाउंट मैं नहीं देने वाला। तो रिलीफ हो गया ना 77,650 का। द टैक्स आफ्टर कंसिडरिंग मार्जिनल रिलीफ इज टैक्स ऑन 50,80,000
minus marginal relief, ठीक है, which will give me 13,92,500, nothing but the tax on threshold plus 80,000, perfect। उसमें 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड हो जाएगा, टोटल टैक्स इधर में एग्जाम में आने का क्वेश्चन आएगा, ऑफ कोर्स आएगा। अपन जो भी कर रहे हैं ना वैसा डेडिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, हाँ नहीं वैसा नहीं आएगा पर राइट, वैसा क्वेश्चन एमसीक्यू में देखने को मिल सकता है कि इनकम देख के दे देगा, हाँ 2 मार्क के लिए 1 मार्क के लिए आ सकता है, ठीक है, कैलसी पे करना है, पूरा लिखना थोड़ी रहेगा। और एक बात बताऊं, बाय द टाइम आप एग्जाम के लिए रेडी रहोगे ना, ये सारी चीजें आप कैलसी पे कर, ये सब लिखने विखने का झंझट नहीं है। दिस इज द थर्ड क्लास, मेरे साथ हुआ है कि हर बैच में होता है, इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल भाई। तुम पहली बार टैक्स पढ़ रहे हो, जब भी पहली बार लॉ पढ़े थे तो एकदम मजा आ रहा था ऐसा नहीं, मुझे चढ़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बट ऐसा नया नया लगता है ना, शुरू में 4-5 क्लासेस में लगेगा, बट एक बार जब वो सेट हो जाएगा तो एकदम स्मूथली चलेगी क्लास, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो ऑलवेज रिमेंबर द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल रिलीफ एज इनकम बड़ी है कम, टैक्स बड़ा है ज़्यादा, लगता है गवर्नमेंट का है कोई नेक, ब्रैकेट में फेक इरादा, ब्रैकेट में फेक क्यों लिखा है, क्योंकि साला वो एक्स्ट्रा इनकम ले भी तो रहे हो रिलीफ देने के नाम, ठीक है, समझ गया। अगला टॉपिक आता है रिबेट का, ठीक है, क्या ब्रेक भाई, अभी 1 घंटा हुआ है सुनो सुनो चलो सुनो, रिबेट का टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है, क्या बोलता है रिबेट, रिबेट अंडर सेक्शन 87A, रिबेट मतलब तरीके से डिस्काउंट, रिलीफ, ये मेहरबानी आपके ऊपर। क्या बोलता है कि अगर आपकी टोटल इनकम जो है, ठीक है, इफ सबसे पहले तो आप अगर रेसिडेंट इंडिविजुअल हो तो आपको रिबेट मिलेगा, ठीक है अगर आप बोलते हो कि सर मैं तो बहुत थोड़ा मोड़ा कमाता हूँ, उसमें भी टैक्स लोगे क्या, हम लोग जिनकी कमाई बहुत कम है उनको कुछ तो बेनिफिट मिलना चाहिए ना। हाँ माना कि आप बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट का बेनिफिट देते हो, बट वो तो सबको देते हो, 10 लाख कमाने वाले को भी देते हो, 20 लाख कमाने वाले को भी देते हो, 40-50 लाख कमाने वाले को भी देते हो, 5 लाख रुपए कमाने वाले को भी देते हो। मैं आपको बोल रहा हूँ कि हम जो गरीब लोग हैं जो थोड़ा मोड़ा कमाते हैं उन पे थोड़ा तो रहम खाओ, उन पे थोड़ी तो मेहरबानी करो। सरकार ने तुम्हारी सुन ली, क्या बोला सरकार ने, सरकार ने बोला कि अगर आप मित्रों, अगर आप एक रेसिडेंट इंडियन हो, फॉलोड बाय दैट आपकी टोटल इनकम अगर 5 लाख रुपए तक की है, आपने अगर ऑप्शनल टैक्स रेजिम ऑप्ट करी है, राइट, 3 चीज बोला मैंने, आप अगर एक रेसिडेंट इंडिविजुअल हो, आपने अगर ऑप्शनल टैक्स रेजिम ऑप्ट करी है और आपकी टोटल इनकम अप टू 5 लाख रुपए है, तो भाई साहब घबराने की जरूरत नहीं है, रिबेट का अमाउंट आपको, रिबेट का एक बेनिफिट मिलेगा, लेकिन कितने रुपए का, आपका जितना टैक्स लाइबिलिटी आ रहा है वो, और 12,000 रुपीज 500, 12,500 रुपीज विच एवर इज लेस। जब कभी भी रिलीफ देने की बात, फायदा देने की बात आती है ना, तो विच एवर इज लेस यूज होता है, ठीक है। तो सरकार क्या बोलती है, तीनों कंडीशन फुलफिल होने के बाद टैक्स अमाउंट कैलकुलेट करो, उसको कंपेयर करो 12,500 रुपए से, ठीक है, इन दोनों में से जो भी कम होगा उतने रुपए का आपको क्या मिल जाएगा, रिबेट मिल जाएगा, यस और नो, क्लियर है। लेकिन ये जो रिबेट है ना, रिबेट अपने को मिलता है बिफोर एडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, राइट, तो रिबेट मिल गया, रिबेट मिल गया, उसके बाद आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करना पड़ेगा। ऑल्सो रिबेट कभी भी आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि वो बोल रहा है टैक्स अमाउंट और 12,500 विच एवर इज लेस, मतलब अगर टैक्स अमाउंट आपका ज़्यादा भी आ रहा है तो उससे ज़्यादा तो रिबेट आपको नहीं मिलेगा, यस और नो, ठीक है। एक स्पेशल इनकम है जिसके अगेंस्ट आपको रिबेट नहीं मिलता, बस एक इनकम, कौन सी इनकम से, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विच इज टैक्सेबल अंडर 112A, यानी कि अगर मैंने कोई लिस्टेड कंपनी की इक्विटी शेयर्स, किसी इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के यूनिट्स लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होल्ड करें विच इज मोर देन 12 मंथ्स और बेचा है और गेन कमाया है, तो वो जो अमाउंट होगा ना उस पर मुझे फ्लैट टैक्स भरना ही पड़ेगा 12.5% की रेट से, ठीक है, ओवर एंड अबव 7,00,000 आएगा, आगे सब समझ जाएगा। तो मुझे उस पे जो टैक्स अमाउंट रहेगा ना वो तो भरना ही है, उसके सामने मुझे रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो बचा हुआ इनकम अगर मेरा कुछ है वहाँ पे मैं रिबेट का बेनिफिट ले सकता हूँ, प्रोवाइडेड मेरी टोटल इनकम 5 लाख रुपए तक। सर तो ये तो थोड़ा ऊपर से जा रहा है कि नहीं जा रहा है क्या, चलो एक इलस्ट्रेशन करते हैं, मान के चलो मैं आपको बोलता हूँ, ठीक है,
जयन नाम का एक बंदा है जो कि रेसिडेंट है, रेसिडेंट इंडियन है, इसकी एज 21 ईयर्स की है एंड इसकी जो टोटल इनकम है वो आपको दी हुई है 4,80,000। ठीक है, समझ गए? हर महीने 40,000 रुपये कमाता है। ठीक है, 4,80,000 रुपये की टोटल इनकम है। बताओ क्या होगा आगे? अच्छा एक सेकंड, इसने ना ऑप्ट आउट करा है, ही हैज ऑप्टेड आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। अगर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम से ऑप्ट आउट नहीं करे तो उसको कैसे करते हैं? एक सेकंड, रिबेट अंडर सेक्शन 87A नहीं मिलेगा, उसके लिए अपन डिफॉल्ट टैक्स रेजिम पढ़ेंगे, वहाँ पे भी रिबेट नहीं मिलता, तब मिलता है वो तब देखेंगे। 21 का ही है ना, 2.5 लाख तक तो नहीं, बराबर। 12,500 हो लगे। कैलकुलेट करो ना, हाथ में कैलकुलेटर है ना तुम्हारे, थोड़ा हाथ चलाओ। इसका क्लास है मेरे भाई अभी तो देखो पहले ये देखो कि सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है क्या रिबेट लेने के लिए। क्या वो रेसिडेंट है? बिल्कुल है। क्या वो 5 लाख से कम या 5 लाख तक कमाता है? बिल्कुल। क्या उसने डिफॉल्ट टैक्स रेजिम से ऑप्ट आउट करा है? हाँ जी बिल्कुल करा है। अब मुझे बताओ उसका रिबेट अमाउंट कितना होगा, या तो 12,500 रुपये या टैक्स अमाउंट विच एवर इज लेस। अभी टैक्स अमाउंट कितना है? 2.5 लाख तक कुछ भी नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में जितनी भी इनकम होती है उस पर 5% लगता है। अपनी तो 2,30,000 है, बराबर। 2,30,000 पे आप अगर 5% करोगे तो 11,500 आ रहा है, बराबर है। ठीक है सर, तो मुझे एक बात बताओ, मेरा यहाँ पे टैक्स अमाउंट कितना है सर? मेरा यहाँ पे टैक्स अमाउंट आ रहा है कितना? 11,500। और मैक्सिमम लिमिट कितनी है रिबेट की सर? मैक्सिमम लिमिट रिबेट की है 12,500। इन दोनों में से लेस क्या है सर? तो रिबेट कितने का मिलेगा सर? रिबेट विल बी इक्वल टू 11,500। तो टैक्स अमाउंट आफ्टर रिबेट कितना आएगा? 0, क्योंकि 11,500 का टैक्स अमाउंट, उसमें से रिबेट 11,500 का माइनस करोगे, टैक्स अमाउंट आएगा 0। हेल्थ एजुकेशन से 0, टैक्स लायबिलिटी। तो मतलब 5 लाख का 5 लाख की इनकम तक का कोई भी दे तो टैक्स देगा ही नहीं। ऐसा नहीं, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाया उसने, राइट, चेक करके दिखाता हूँ, मान के चलो उसने कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमा, ठीक है। इसी इलस्ट्रेशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। जयन है, रेसिडेंट इंडियन, प्रॉपर्टी अबाउट प्रोड्यूस, ठीक है उसकी एज है 21 ईयर्स की। इसमें रूट ओवर कुछ नहीं होता। He earns a total income of 4,90,000। ठीक है, 4,90,000। इसमें से समझ के चलो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A है, आप मान लो कितने रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A। एक सेकंड मुझे एक बार थोड़ा कैलकुलेट करके देखना है। मान के चलो इसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितने का है? आप ले लो इसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टू बी 1,50,000 एट द रेट 12.5%। ठीक है, एंड बैलेंस इनकम बाकी की अपनी नॉर्मल वाली है। ठीक है, इसने ऑप्ट आउट करा है, ऑप्टेड आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। बताओ सर क्या होगा? आएगा? अच्छा मैं इससे अब इससे पहले अगर हम आगे बढ़े मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये चीज़ अपन आगे पढ़ेंगे बट जस्ट इस एग्जांपल के लिए आप समझ लो, जो अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A में आता है ना, उस पर 12.5% की रेट से टैक्स लगता है ओवर एंड अबव 1.25 लाख, मतलब ओवर एंड अबव 1,25,000। तो मेरा यहाँ पे हर बात है, तो यहाँ पे मेरा क्या होगा
कि 1,50,000 का टोटल गेन था, उसमें से 1.25 लाख माइनस होगा, 25,000 रुपये आएगा, उस पर मेरा 12.5% की रेट से टैक्स है। ठीक है, अब कैलकुलेट, इतना मैंने आपको बता दिया, बाकी तो सिंपल है। चलो कम ऑन, ये वाली जो इनकम है 112 ए की, इसके अगेंस्ट रिबेट नहीं होगा। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ क्या। मान के चलो पहला आपका टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है अंडर सेक्शन 112 ए, ये कितना आएगा सर, 1,50,000 माइनस 1,25,000, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 12.5%। कैलकुलेट करके बताना कितना आ रहा है, 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 12.5%, 3125। ठीक है, सो दिस इज 3125। बाकी टैक्स ऑन बैलेंस इनकम कितना आएगा सर, टैक्स ऑन बैलेंस इनकम पे बहुत सिंपल है, 3,40,000 की बैलेंस इनकम रहेगी, उसमें से मुझे बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट भी तो मिलेगी ना 2.5 लाख की, तो 90,000 बचा, 90,000 का 5% 4,500। ठीक है, देखो मैं क्या लिखूंगा, मैं 3,40,000 की मेरी बैलेंस इनकम माइनस 2.5 लाख का अमाउंट बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मल्टीप्लाइड बाय 5%, दिस विल गिव मी 4,500। टोटल कितना आएगा 7,625। यस और नो? ठीक है, अब माइनस करेंगे अपन रिबेट। अब रिबेट की कहानी क्या बोलती है भाई साहब, आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 ए के अगेंस्ट रिबेट नहीं मिलता, तो रिबेट कैलकुलेट करने के लिए अपने को 12,500 रुपये या फिर टैक्स अमाउंट जो कि 4,500 रुपये इसमें आएगा, विच एवर इज लेस लेंगे। यस, 4,500 अपना रिबेट हो जाएगा। ठीक है, रिबेट अमाउंट में आप क्या लिखोगे, ए 12,500 और बी टैक्स अमाउंट दैट इज 4,500, और यहाँ लिख दोगे आप सिंस रिबेट is not available against long term capital gain under section 112 ए, राइट। ठीक है, तो मेरा रिबेट कितना होगा, विच एवर इज लेस के बेसिस पे 4,500, अरे हाँ या ना। ठीक है, ये आ गया मेरा टैक्स अमाउंट आफ्टर रिबेट। ठीक है, जिसमें मैं ऐड कर दूंगा मेरा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @4%। दिस अमाउंट विल गिव मी 3,125। ठीक है, प्लस 125, 3,250 इज माई टैक्स। समझ में आया क्या गाइस? माइनस का हाँ, वो देखो ऐसा होता है कि जब आप गेन कमाते हो ना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये देखो ये मैं आपको कैपिटल गेन वाले चैप्टर में वापस पढ़ाऊंगा और इसमें भी जब रेट्स आएगी तो पढ़ाऊंगा, बट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 ए में कमाने के लिए आपको एक लिमिट दी है कि इतने रुपए तक के गेन पे आपको टैक्स नहीं भरना, 1.25 लाख रुपए का, उसके ऊपर जितना गेन है उस पर आपको 12.5% की रेट से टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है, समझ गया, क्लियर है? तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर कोई इंसान ने 5 लाख रुपए कमाए हैं तो उसको कुछ टैक्स नहीं भरना, ऐसा जरूरी नहीं, दिस इज अ प्रूफ ऑफ दैट। ठीक है, समझ में आया? पक्का, श्योर, 100%? क्या पढ़ा अभी तक, एक बार फटाक से मेरे को रिवाइज बताओ देव सर। टैक्स रेट से बताओ मुझे, नहीं टैक्स रेट नहीं, टैक्स रेट नहीं, सुनो मुझे बताओ आप कि एक इंसान की अपन टोटल इनकम कंप्यूट करने के अपने स्टेप्स क्या हैं, टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करने। सबसे पहले तो 5 चीजें जिनको ऐड करना पड़ता है, उसमें आता है हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस इनकम, और कोई तीन, सैलरी, सैलरी कमाया, घर लिया, इन्वेस्ट किया, कैपिटल गेन हो गया उसमें, अदर सोर्सेस, फिर ब्याज पे कमा लिया, फिर उसके बाद उसके बाद सबको टोटल कर लिया, फिर लॉस को बेनिफिट है तो वो भी कर लिया, उसके बाद टोटल किया, फिर उसके
उसके बाद चैप्टर 6 ऐसे कुछ तो किया फिर रुक जा भाई, रुक जा। आज पढ़ के आना अच्छे से। और देखो, अगर आप शुरू से रिविजन नहीं करोगे ना, ये आखिरी तक गाड़ी ऐसे ही चलेगी। और मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, दिस इज द थर्ड क्लास ऑफ द बैच। मैं आपको आज एकदम क्लियर बता रहा हूँ, ये आपके लिए नहीं है, सबके लिए है। तुम लोग भी सुन लो भाई, अगर आपने टैक्स में बिल्कुल गैप लिया, थोड़े से दिन का भी गैप ले लिया, फंस जाओगे, बहुत बुरा फंसोगे। और एक बार आपको ये चीज़ अपने पास्ट एक्सपीरियंस से पता रहेगा स्कूल से, कि अगर अपन एक बार कोई चीज़ को कल पे डालते हैं, वो परसों क्या, वो अगले साल तक नहीं होती। और टैक्स में ना प्रॉब्लम यही है, आपने एक चीज़ को भी कल पे डाला ना, वो आगे वाले चैप्टर में आपको बहुत दुख देगा, एंड तक दुख देगा। आज बहुत लोग मतलब छुट्टी मार देगा पर मैं नहीं मार छुट्टी नहीं मारनी है, मेरा भी बहुत मन होगा छुट्टी मारने का, मैं तो नहीं आप मारूंगा, तो आ सकते नहीं मारूंगा, वही तो बोल रहा हूँ। हैं मुझे भी एक कंटिन्यूटी बनाए रखनी है, तो आप लोग भी ये चीज़ मेक श्योर करो कि फर्स्ट डे से पढ़ो। और भाई अगर आज से आप पढ़ोगे ना, हार्डली 15 मिनट्स लगेंगे घर पे पढ़ने में। लेकिन ये सब नहीं है, इसके ऊपर क्रेडिट पे थोड़ा से और भी लिया देखो। ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, तुम उसको फोकस कर रहे हो, इस पे क्वेश्चन मैं नहीं रात आने में वाला। बैठा था कि सारा क्वेश्चन भेजेंगे तो सॉल्व करके चलो ठीक है, मैंने एक दिन क्वेश्चन नहीं भेजा, मैं आपसे क्वेश्चन भेज दूंगा, ठीक है। बट मेक श्योर करो कि आप लोग रेगुलर उसको पढ़ो, ठीक है, ताकि आपको अगले क्लास में ऐसा फील हो कि हाँ भाई मुझे जम रहा है। बता भाई जय, तू बता। 5 वो हेड हो गए, फिर क्लबिंग ऑफ इनकम, रिडक्शन माइनस किया, सेट ऑफ सेट ऑफ सेट ऑफ किया, सेट ऑफ करके ग्रॉस टोटल हाँ, इनकम, फिर ठीक उसमें से डिडक्शन माइनस किया, ठीक है। फिर जो इनकम आई टोटल इनकम टैक्स टीडीएस वगैरह कटेगा, टैक्स कैलकुलेट होगा, पहले तो टैक्स कैलकुलेट करोगे। अच्छा फिर कटेगा, फिर टीडीएस कटेगा, फिर मिलते हैं। नहीं, पहले पूरा टैक्स कैलकुलेट करोगे, उसमें सरचार्ज ऐड करोगे, फिर हेल्थ एजुकेशन ऐड करोगे, टोटल टैक्स लायबिलिटी, उसमें से एडवांस टैक्स टीडीएस टीसीएस माइनस होगा, एंड दैट विल बी ईदर द टैक्स पेबल और टैक्स रिफंडेबल। ठीक है सर, ये हो गया। इसके बाद में क्या पढ़ा, सरचार्ज के क्या रेट्स थे, टैक्स के क्या रेट्स थे, बताना भाई तो पढ़ा, मुझे भी पता है पढ़ा। टैक्स के 2.5 लाख तक मिले, हाँ। फिर 2.5 से 5%, 5 लाख से 10 लाख 10%, 10 लाख अबव नहीं 5 लाख से 20%, 10 लाख अबव 30%। ये है इनके लिए, इंडिविजुअल एचयूएफ एवाई वो जो भी इंडिविजुअल एचएफ, चाहे वो रेसिडेंट हो या नॉन नॉन रेसिडेंट रेसिडेंट, ठीक, अगर उनकी एज मोर देन इक्वल टू 60 है एंड लेस देन 80 है और और रेसिडेंट है, सेट ऑफ है 3 लाख तक का सेट हो, बाकी एवरीथिंग रिमेन सेम। और उससे भी जो ज्यादा सीनियर है वो 5 लाख 5 लाख से 10 लाख 20%, 10 लाख के ऊपर 30%, ठीक है। देव सर, सरचार्ज की क्या रेट है? सबसे पहले 10%, 50 लाख से 1 करोड़, फिर 1 करोड़ से वो 2 करोड़ 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ 25%, 5 करोड़ के ऊपर 37%। ठीक है। मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है सर? कि अगर थोड़ा बाउंड्री से ऊपर है तो सेट ऑफ कर, बाउंड्री से ऊपर है तो अपन बोलेंगे कि तुम हमारी एक्स्ट्रा वैल्यू इनकम पूरी ले लो और हमको जो बाकी का है उसका रिलीफ, वो मार्जिनल रिलीफ होता है, विच मींस इनकम बढ़ी है कम, टैक्स बढ़ा है ज़्यादा, लगता है गवर्नमेंट का है कोई नेक से इधर, ठीक है। रिबेट क्या होता है सर? देव सर, डिबेट होता है कि अगर कोई कम कमा रहा है थोड़ा तो उसको, अगर रेजिडेंट में इंडिया का 5 लाख के अंदर है तो 12,500 है, जितना भी उसके इनकम से प्रोपोर्शनेट निकल रहा है उसमें जो भी कम हो तो उसको सेट ऑफ होता है, उसको उतना रिबेट मिल जाएगा, टैक्स लायबिलिटी नहीं हो जाएगी, जरूरी नहीं है नहीं हो जाएगी, क्योंकि रिबेट आपको एक इनकम के अगेंस्ट में मिलेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 है, कैपिटल गेन में तो और 3 चीज होती है, उसके अगेंस्ट रिबेट मिलता है। अरे यस और नो भाई, अरे हाँ या ना तो बोलो, अपना मुंह तो खोलो, ठीक है। ये क्लियर हो गया पक्का? कल अपन चालू करेंगे डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में डिफॉल्ट टैक्स रेजिम चालू करेंगे, राइट। और कल से अगर बॉटल ढक्कन पेन पेंसिल कुछ गिरी है, ठीक है, तो वो सारी चीज आगे रखना है ताकि वो वापस ना गिरे, बुक भी ठीक है। चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब के लिए पढ़ते रहो, आज जो पढ़ा है प्लीज घर पे पढ़ लेना, ठीक है, मेक श्योर दैट यू रिवाइज इट प्रॉपरली एंड कल की क्लास में यू कम वेल प्रिपेयर्ड, राइट। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।